हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का सभी वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 9th के बायोलॉजी का वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि आज जो सेशन हम लेके आए हैं वो क्लास 9th का सेशन है। ठीक है, जो आज लेकर आए हैं वो क्लास 9th का सेशन है। क्लास 9th का सेशन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत दिनों से 10th का ही सेशन लेकर हम लोग आ रहे थे। ठीक है, जिसके कारण यह था कि अब कुछ रूटीन में हमारी चेंजिंग हुई है कि कुछ क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी हैं जो बोलते हैं क्या कि मतलब कि हमें कि मतलब कि वीडियोस हैं, और कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं, और कुछ यहाँ के मतलब कि है मेरे गांव के ही है, मेरे गांव घर के ही है। तो अगर हमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या कहें इस ऑनलाइन क्लासेस से हम जानते हैं कि बहुत सारे जो है हमारे फ्रेंड्स देखते हैं कि मतलब आप सभी का प्यार है कि आप लोगों की ये जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। लेकिन इन वीडियोस में से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा वीडियोस अपने फायदे के लिए भी देखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं वो हमें जानते हैं, और वो हमारा वीडियोस देखकर कुछ सीखते हैं। तो उन्हीं के लिए हम क्लास 9th का बायोलॉजी का क्या लेकर आए थे, 3 लेक्चर्स लेकर आए थे। चौथा लेक्चर लाने वाले थे कि कुछ कारणों से हम चौथा लेक्चर नहीं लेकर आ पाए, उसके कारण हमें बहुत खेद है। लेकिन यहाँ पे हम चौथा लेक्चर वापस लेके आए हैं, जीवन की मौलिक इकाइयों का चौथा लेक्चर लेके आए हैं, इसलिए आज 9th का सेशन है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि आप सब जानते ही होइएगा, मेरा नाम प्रिंस राज, ठीक है, और इतना दिन से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो दोबारा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न हो, इसके लिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो पीछे टॉपिक लिखा गया है वो सबसे पहले है क्या है कि हम आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे के यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है कि इंट्रोसाइटोसिस क्या है। ठीक है, तो इंट्रोसाइटोसिस क्या है, फिर से विसरण क्या है, परासरण क्या है, इस सब के बारे में आज के वीडियोस में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपने वीडियोस पे। ठीक है, तो आइए जैसे कि देखते हैं कि चैप्टर 1 की जीवन की मौलिक इकाइयों आप लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर क्या कि ये लेक्चर हमारा 4 है, और पीछे के वीडियोस में हम लोग क्या थे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के बारे में अध्ययन कर चुके थे विस्तारपूर्वक। ठीक है, अब हमारा है क्या कि ये इंट्रोसाइटोसिस क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं देर किस बात की। इंट्रोसाइटोसिस जो हमारा है, इंट्रोसाइटोसिस जो है हमारा क्या है, एक प्रकार का मतलब क्या होता है कि मतलब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। जैसे हम लोग को खाना खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। जैसे कि मतलब कि चाय पीना, तो उसको हम लोग चाय अगर हम लोग पीते हैं तो उसको तो नहीं बोलते कि चाय पीना, उसको बोलते हैं टेक। इंग्लिश में उसको बोले जैसे कि मिल्क हम लोग पीते हैं तो बोल सकते हैं कि ड्रिंकिंग मिल्क, लेकिन जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वैसे नहीं बोल सकते हैं कि ड्रिंकिंग टी, बिकॉज क्योंकि चाय पिया जाता है, चाय लिया जाता है, इसलिए टेक। लेकिन ये इंग्लिश का क्लास नहीं है, तो जैसा कि आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया था कि सबका एक एक प्रकार होता है, सबकी एक एक अलग अलग मतलब की होती है क्या कि मतलब प्रक्रिया होती है। उसी में से एक है इंडोसाइटोसिस। क्या है इंडोसाइटोसिस? इस प्रक्रिया को आप लोग एग्जाम के नजरिए से देखिएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स उठते हैं, लेकिन ना के ताकार में। ठीक है, लेकिन हाँ इस वीडियोस में आगे के जो टॉपिक्स है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स उठते हैं, और ना विश्वास हो तो क्वेश्चन बैंक उठा के जरूर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है। इंडोसाइटोसिस जो होता है हमारा, जी हाँ इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस जो हमारा होता है वो क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। क्या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है? तो किसकी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है? तो अमीबा, जैसे कि आप लोग जानते हैं अमीबा या पैरामीशियम जो होता है क्या एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन उसमें से भी अमीबा यहाँ पे जिस थोड़ा सा रॉन्ग साइड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है, अमीबा की भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर कोई एग्जाम में पूछे, अगर कहीं कुछ भी आया तो क्या लिखेंगे, इंडोसाइटोसिस होता क्या है? तो इंडोसाइटोसिस जो हमारा होता है, अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। या फिर इसका एक परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना। अब आते हैं विसरण की क्रिया में कि विसरण होती क्या है। ठीक है, विसरण और परासरण के जैसे की बात आप सभी लोगों ने सुना होगा कि विसरण होता क्या, परासरण होता क्या। तो सभी चीजों में विसरण अलग, परासरण अलग होते हैं। लेकिन ये देखिए पहला जैसे कि हमारा है कि यहाँ पे विसरण होता क्या है। ठीक है,
नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे विसरण होता क्या है, तो विसरण के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए यहाँ पे विसरण का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विसरण का डेफिनेशन लिखा गया है और हम यहाँ पर है आप लोगों को लिए यहाँ पे पूरा ये एक बोले तो एक गठरी में बंद है जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको खोल खोल कर आपको समझाने वाला है, ठीक है जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट्स हो तो हमारा सेम प्रोसेस स्क्रीनशॉट ले, एरिया को रेड लाइट करें एंड हमारे पास भेजे नंबर पर, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि विसरण की क्रिया जो होती है, विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है। विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठते हैं। देखिए विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठा देगा कि विसरण होती है निम्नलिखित में से किन में, पहला उत्तक में, सॉरी पहला लिख देगा मतलब कि किसी मतलब अंग में लिख देगा या फिर कोशिका में लिख देगा वगैरह वगैरह कुछ दे देगा, उसी में एक कोशिका भी डाल देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा आप लोग, तो कोशिका। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठ गया कि विसरण की क्रिया किसमें होती है, विसरण की क्रिया किन में होती है, तो विसरण की क्रिया क्या होती है, कोशिका में होती है। जैसे कि आप लोग सब याद कर सकते हैं कि विसरण होता क्या है, तो इसके लिए नॉर्मली एक क्या है कि विसरण एक कोशिका में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन जैसी गैसीय पदार्थों के अणु, ना कि पदार्थ, गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन का मतलब होता है यहाँ से वहां की ओर ट्रेवल करना। हम ही लोग को अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से हम लोग को सीतामढ़ी जाना है, ठीक है, पचनौर से सीतामढ़ी जाना है, बेलसर से सीतामढ़ी जाना है, कहीं से कहीं पे जाना है, तो हम लोग जो साधन चुनते हैं वो परिवहन का साधन नहीं होता है, किसी गाड़ी पे जाते हैं या फिर किसी पैदल। तो सभी है इतना मतलब कि अब तो है कि पैदल जाया नहीं जा सकता। पहले महात्मा गांधी का जमाना था कि उस समय दांडी यात्रा चलने के लिए बोला जाता था, तो लोग कोसों किलोमीटर से दूर पैदल चले जाते थे। लेकिन अब सबको बोलिएगा तो क्या होगा, कुछ अचंभित में पड़ जाएंगे। और सबका तो पहले बात है ईगो आता है सामने। आजकल तो लोग क्या होते हैं कि आज हमारा जो आज का टाइम है उसमें अगर देखिए गौर से, तो जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, अगर मोटर बाइक हाँक रहे हैं, ठीक है, मोटर बाइक चलाते होंगे, ठीक है, तो उसके बाद उनको साइकिल पर बैठने में क्या होती है, लज्जा होती है। लेकिन आप लोग को बता दें कि मोटर बाइक से ज्यादा फायदेमंद साइकिल होती है, क्योंकि साइकिल में ना तो पेट्रोल लगती है और ना ही कुछ लगती है। लेकिन साइकिल हम लोग को एक और बेनिफिट देता है क्या, कि साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एक्सरसाइज होता है। और ये टॉपिक्स हमारा मतलब यहाँ पे क्या बोले कि ये टॉपिक्स जो हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीजें बोलते हैं वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होती है, आपको समझाने के लिए होती है। जैसे कि ये भी था, बायोलॉजी से रिलेटेड ही था कि फैट को कम कैसे किया जाता है। तो एक्सरसाइज करने से फैट्स कम होते हैं, ये सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका पेट जो होता है कि आप फिट रहते हैं एकदम हमेशा। तो ये साइकिल चलाना भी एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है। जब गौर से अगर देखिएगा तो साइकिल का पैडल जब आप लोग चलाते होइएगा तो ऐसे ऐसे करके चलाते होइएगा, जिसके कारण आपका पैर क्या पूरा शरीर हिलता है और जो क्या होता है, एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोटर बाइक से ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए क्या है, साइकिल, ठीक है। तो उन्हीं लिए उसको बोलते हैं कि अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। विसरण क्या है, विसरण एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया क्या है, विसरण जो है एक कोशिका में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन जैसी गैसीय पदार्थों के अणुओं का क्या होता है, परिवहन होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। परिवहन किनके द्वारा होता है, तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। यहां पर से भी ऑब्जेक्टिव उठते हैं कि विसरण की क्रिया में गैसीय पदार्थों के अणुओं को किस झिल्ली द्वारा ले जाया जाता है। बहुत ज्यादा डाल देगा, बहुत सारी डाल देगी झिल्लियों का नाम, और उसमें से एक रहेगा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो आप किसको टिक कीजिएगा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे। तो आइए फिर देखते हैं हमारा क्या, कि हम लोग देख चुके हैं क्या कि मतलब इससे पहले कि विसरण क्या था, ठीक है। विसरण क्या था उसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं, लेकिन विसरण से ही रिलेटेड सेम परासरण है। इसके नाम में भी देखिएगा तो क्या होता है कि मतलब एक तरफ से लगेगा क्या कि राइमिंग वर्ड्स है। इंग्लिश में जैसे राइमिंग वर्ड कैसे होता था, स्काई का फ्लाई होता था कि नहीं होता था, कैट का रैट, ऐसे जो होता था, बिल्कुल वैसा ही है। क्या है, विसरण जो है हमारा किसका है, इससे पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, इससे पीछे जो हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे कि मतलब वो कुछ यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे परासरण है, ठीक है। पीछे क्या पढ़े थे हम लोग, विसरण पढ़े हुए थे कि विसरण क्या था। यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, परासरण पढ़ना है, ठीक है। तो विसरण और परासरण देख रहे सेम राइमिंग वर्ड जैसा ही लग रहा है, इसलिए इसकी डिफिनिशंस में भी कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस हैं। उसमें क्या था कि विसरण में क्या होता था कि उसमें जो था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जैसे, ठीक है, गैसीय पदार्थ के अणु क्या होते थे, वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा परिवहन करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, क्योंकि ये परासरण है तो इसमें जो है CO2 और ऑक्सीजन की वजह कौन ले रहा है, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक
पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसमें यानी कि झिल्ली में कोई चेंजेस नहीं है, विसरण में भी और परासरण में भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा ही परिवहन हो रहा था, लेकिन जो मटेरियल हमारा परिवहन हो रहा था उसमें चेंजिंग है। विसरण में हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जैसी गैसीय पदार्थ के अणु, लेकिन इसमें परासरण में हमारा क्या हो रहा है, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यानी कि जल के अणुओं की गति हो रही है किसके द्वारा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंस रहता है, ये फेथ में भी याद पूछता है, परासरण, निष्वसन, और ये 9 से ही आप लोग अगर बेस मजबूत रहे तो क्या मतलब कहने हैं, 10th में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मक्खन लगेगा एकदम 10th में, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ जान लिए। अब जो होता है कि कोशिका का, जैसे कि हम लोग का जैसे कि ये शरीर है, ठीक है, इसमें का अगर पूछा जाए कि इसमें का सबसे कीमती चीज क्या है तो कोई भी बोलेगा दिल है। अगर दिल रहबे नहीं करेगा तो फेफड़ा को क्या करेंगे हम लोग, दिल ही तो है जो हमारा क्या करता है कि ब्लड को क्या करता है, क्लीन करता है वैसे ही करता है ना। जैसे कि शरीर का सबसे मुख्य अंग क्या हो गया, दिल हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। तो जी हाँ, जैसे कि हार्ट होता है, ये होता है, तो उसी प्रकार कोशिका में सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है, मतलब कोशिका जो हमारी होती है उसमें भी सबसे मुख्य कौन सी चीज होती है, तो उसी का यहाँ पे है पॉइंट्स में लिखा गया है क्या कि देखिए गौर से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। केंद्रक जो होता है कोशिका में, जो केंद्रक होता है ना, कोशिका कुछ इस टाइप का होता है, इसमें केंद्रक होता है, यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा रहता है कुछ टाइप का, ये केंद्रक होता है ना, उसीलिए बोल रहा है कि केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कि कोशिका का अंग है, ठीक है। केंद्रक अगर नहीं होगा तो कोशिका क्या होगी, हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोशिका का कोई वैल्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। जब हमारे हम रहेंगे लेकिन हमारे अंदर जब दिल ही नहीं रहेगा तो क्या, मनुष्य के अंदर जब दिल ही नहीं रहेगा तो क्या जीवित रहेगा, नहीं रहेगा, मृत हो जाएगा। मृत मनुष्य किस काम का, ठीक है। दूसरी कारण है कि केंद्रक जो होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, हमारा सेंटर जो होता है, वो कोशिका का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। सभी जानता है कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। दिल भी जो हमारा मुख्य अंग है वो भी हमारे शरीर के अंदर ही ना पाया जाता है कि दिल बाहर रहेगा। कोई इतना कीमती चीज को हम ऐसे लटका के लेके चलेंगे, हाथ लेके चलेंगे, कोई छीन के चला गया तो इसीलिए होता है क्या कि केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से रहते हैं, पूछ देगा कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या लिखेंगे, केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जो कहाँ पाया जाता है तो कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार है गुणसूत्र। अब कोशिका के अंदर कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर का सबसे मतलब कि केंद्रक होता है कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है, जो क्या रहता है कोशिका के अंदर पाया जाता है। लेकिन अब केंद्रक जो था वो कोशिका में पाया जाता है। अब केंद्रक में तो कुछ पाया जाता है ना जी, केंद्रक में क्या पाया जाता है, देखिए गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के मतलब केंद्रक किस में पाया गया, तो केंद्रक पाया गया कोशिका में। अब ये केंद्रक को पाया गया कोशिका में, तो ये गुणसूत्र किस में पाया गया, केंद्रक में पाया गया। यानी कि बदला पर बदला ले रहा है, सब एक के अंदर घुस रहा है तो दूसरे के अंदर भी घुस रहा है। कोशिका होती है हमारी इतनी छोटी सी, ठीक है, कोशिका हमारी इतनी छोटी सी होती है और उसके अंदर भी बहुत सारे उसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे क्या है कि मतलब कि ये गुणसूत्र टाइप के कुछ रहते हैं। तो इसकी जो थी कि इसके बारे में जो बताया था कोशिका की रचना के बारे में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में शायद बताए हुए थे, तो इसकी संभावना इसकी कब हो पाई थी, जब किसी वैज्ञानिक ने क्या किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, बहुत ही हाई क्वालिटी सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, जिससे हम लोग करीबन कितना लाख सेंटीमीटर शायद अंदर तक हम लोग देख पाते थे, ठीक है। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। पूछेगा कि कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा कि कोशिका के केंद्रक में हमारा क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ता है। गुणसूत्र हमें कब दिखाई पड़ता है, जब कोशिका का जब विभाजन होता है ना जी, जब कोशिका एक कोशिका से दो कोशिकाएं जब बनती हैं, ठीक है, कोशिका का जब विभाजन होता है तो ये उसी समय दिखाई देता है। और आप सभी जानते हैं कि कोशिका हमारे अंदर अपने आप क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है, और उतना ही मतलब कोशिका उत्पन्न तो होती है, साथ में हमारी कोशिकाएं क्या होती रहती है, मृत भी होती रहती है, साथ में जीवित भी होती रहती है। यानी कि कोशिका मरती भी है, कोशिका जीवित भी होती रहती है, ठीक है, उत्पन्न होती रहती है। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका के विभाजन के समय दिखाई देता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो इतना हो गया हमारा। अब देखना क्या था कि केंद्रक झिल्ली क्या होता है, ठीक है। हमारा जो केंद्रक झिल्ली होता है, अब हम लोग जान चुके हैं कोशिका के बारे में, कोशिका के केंद्र के बारे में, कोशिका के केंद्रक के बारे में, कोशिका के केंद्रक जो जीव द्रव्य होता है उसके बारे में भी जान चुके हैं। लेकिन क्या कोशिका के
अंदर जो केंद्रक झिल्ली होता है उसके बारे में कभी जाने हैं क्या? तो आइए उसका डिफिनेशन देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली होता क्या है। ठीक है, केंद्रक जो झिल्ली होता है वो एक प्रकार का झिल्ली होता है जो किससे मदद करता है, मतलब कि आवरण बनाया जाता है किस पर, केंद्र पर। ठीक है, तो देखिए क्या है कि केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। क्या होता है कि केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोशिका है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोशिका है। मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र। ऐसे ये होता 3D में है। ठीक है, जैसे सामने सामने दिख रहा है वैसे नहीं होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। दर्जी जो सिलता है ना, तो जब नाप लेता है तो जो फीता रखा होता है, जो नापी रखा होता है ना, उसको इस प्रकार अगर ऐसे करे ना, कैमरा के सामने ऐसे लंबा करे तो इस साइड और उस साइड जैसे दिखेगा ना, इस साइड बीच में एकदम पतला दिखेगा, जैसे कि हमारा हाथ दिख रहा होगा अभी, चौड़ा इस साइड चौड़ा उस साइड रहेगा। उसी प्रकार का ये होता है। 3D डायमेंशन हमसे बन नहीं पा रहा है, ठीक है, नहीं तो हम बना देते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, हमारा कोशिका द्रव्य रहता है कोशिका द्रव्य। और इसी को तो बोलते हैं किसको, इसी को तो बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं क्या कि केंद्रक के चारों ओर, ये हमारा इसके बीच का केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। एक परत और दो परत, दोहरे परत का क्या है, एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज छूट गया, इसमें छोटा छोटा छिद्र भी होता है। क्या होता है, छिद्र होता है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का छिद्र होता है। तो केंद्रक झिल्ली का आप लोग डिफिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और वही डिफिनेशंस क्या है कि हमारे क्या होगा कि आपके माइंड को स्किल्स इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बनाया है, जो ये हमारा कोशिका का जो चित्र बनाया है, इससे जो आपका होगा माइंड और यहाँ पे क्या होगा लगेगा, और आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाइएगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। और याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्या है कोशिका झिल्ली, फिर से एक बार, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। जैसा कि कोशिका का केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर है, क्या है, परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसी परत को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखते हैं क्या कि केंद्रक झिल्ली में जो ये छोटे छोटे छिद्र है ना, जैसे कि बताया यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे छिद्र है, वो छिद्र क्या है, वो देखिए कि छोटे छोटे छिद्र अब क्या होते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसा कि बताया गया था ऊपर कि केंद्रक झिल्ली में क्या है, छोटे छोटे छिद्र, ये देख रहे हैं बुनका टाइप का, यही छोटा छोटा छिद्र है। इन छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य। इस केंद्रक के अंदर जैसे कि बताएं ये सब है, ये सब क्या है हमारा, ये सभी क्या है, कोशिका द्रव्य है। क्या है, कोशिका द्रव्य है हमारा। जी हाँ, ये हमारा कोशिका द्रव्य है। इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो हमारा कोशिका द्रव्य है, तो यही बोल रहा है कि केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि ऊपर देखने को मिल रहा है। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ही केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो केंद्रक से बाहर किसके कारण निकल पाता है, कोशिका जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर जीव द्रव्य बोलते हैं, ये कैसे निकल पाता है बाहर, तो केंद्रक झिल्ली में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना भैया, उसी के कारण ये बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का हुआ स्क्रीनशॉट, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा क्लास 9 का लेक्चर 4 है बायोलॉजी का चैप्टर 1 का, जो यहीं पर समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग से हर वीडियोस में अपील किया जाता है कि इस सेशन को कम से कम तो एक आदमी, अगर अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ना कम से कम तो ये 3 आदमी को भेजें। और हम ये नहीं बोलेंगे कि उस 3 आदमी को भी बोलिए कि उस 3 आदमी को भेजें, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपसे बस सिर्फ इतना ही है कि आपके पास जितने ग्रुप हैं ना सिर्फ उतने ग्रुप में भेजें, सिर्फ उसमें से 3 ग्रुप में भेजें। ठीक है, 3 ग्रुप्स में, और आपके कांटेक्ट में जितने भी है कम से कम 5 कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट में भेजें जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th में हो। ठीक है, उनके पास भेजें। ठीक है, आपको मतलब कि आपका भी इससे मतलब कि उनका भी इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये हमारा वीडियोस जो है उनके लिए लाभदायक होगा, इनके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे भी चैनल हैं लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाती है। ठीक है, तो हम किसी के बारे में निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो है समझाने का तरीका भी एक प्रकार का अलग है। और उनको बोलिए कि एक अगर जो क्लास 9th के स्टूडेंट अगर वो देख रहे हैं तो हमारा एक वीडियोस देख के देखिए, जहां पर ट्रिक लगने वाला होता है वहां पे हम ट्रिक लगाकर आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आज ही लेक्चर खत्म हुआ। कल हम लोग के बारे में पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होता है, अगले लेक्चर में गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो अगला लेक्चर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।